अभी अभी वो लोग स्विट्जरलैंड के मशहूर होटल में पहुंचे थे। अफनान ने सारा इंतजामात पहले से ही कर रखे दिए थे। आते आते सबके हाथ पांव सुन हो चुके थे। अफनान ने कमरे ऑलरेडी बुक कर रखे थे। वो लोग अपने कमरे में घुस गए। अफनान कपड़े चेंज करके बेड पर जा लेटा। इसके सर में शदीद दर्द होने लगा था। वो सर को दबाने लगा। फिर अचानक इसने अपने हाथों पे कोई नरम हो मुलायम हाथ महसूस किया। इसने चौंक कर आंखें खोल ली। इस का सर माशी की गोद में था। माशी की उंगलियां इसके सर में चल रही थी। माशी के चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हो गई। अफनान ने आंखें बंद कर ली। मुझे पता है ये ख्वाब है, और मुझे ये भी पता है कि मैं ये सच ज़रूर करूँगा। माशी सिर्फ मेरी है, हम है मुझे इससे मोहब्बत। और वो लोचा हारिश इसके काबिल ही नहीं। चांदनी और अफनान पर रफीकत कपल। वो माशी के गिर्द बाजू हाइल करके आंखें बंद करके बोल रहा था। इसे डर था कहीं माशी गायब ना हो जाए। और अगर तुम मुझसे नफरत करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं। वो आठ कर बैठ गया। गुस्से से पागल हो रहा था वो। आठ करास ने अपना बैग खोला और माशी का दोपट्टा लेकर बैठ गया। इसने प्यार से दुपट्टे को देखा और इसे मीना पे फैला लिया। माशी की खुशबू अभी तक आ रही थी। अफनान को पता भी नहीं चला कब वो ननद की आगोश में चला गया। इस पे एक अजीब सी जिद या जुनून सवार था। वो क्या करना चाहता था ये कौन जानता था। शायद वो खुद भी नहीं जान सका। सितारा 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 सितारा। आसाम। ये लोकेशन कहाँ की है? हमाद को आसाम ने लोकेशन सीनेट की थी तो भागकर इसके कमरे में आया था। मेरे ससुराल के घर की। आसाम ने हंसी दबाकर कहा। तुम किससे शादी करना चाहते हो? हमाद ने इस बार इत्मीनान से पूछा। लड़की से। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? आसाम ने संजीदगी से जवाब दिया। आसाम सटू पिट। मेरे हर सवाल का ठीक से जवाब दो। मजाक करने के मूड में नहीं हूं मैं। हमाद कदरे चनिफ कर बोला। आसाम ने सर हिला दिया। क्या नाम है लड़की का? किसकी बेटी है? हमाद ने मुख्तसर सा सवाल किया। मरूश मुल्क नाम है और मशहूर डॉक्टर असगर मुल्क की बेटी है। और कुछ? आसाम आठकर लैपटॉप चलाते हुए बोला। हमाद का रंग उड़ गया और वो अल्टे पांव कमरे से निकल गया। आसाम ने मुड़कर देखा पर हमाद जा चुका था। भाई को क्या हुआ? आसाम ने नासमझी से शोहाने आ चुका कर फिर से लैपटॉप में घुस गया। जहांगीर भाई सीन। आसाम। हमाद भागकर जहांगीर के कमरे में गया था। वहां अपनी भाभी को देखकर चुप हो गया। भाभी आप बाहर जाएंगी थोड़ी देर के लिए? मुझे भाई से कुछ बात करनी है। हमाद ने लहजे के तवाज़ुन को बरकरार रखकर कहा। तो वो कमरे से चली गई। क्या हुआ? घबराए हुए क्यों हो? जहांगीर ने फ़क्र-मंदी से सवाल किया। ये लोकेशन देखो। आसाम की मोहब्बत इस हवेली में है। हमाद ने सर पकड़ लिया और बेड पर तकरीबन गिर गया। इसका कुछ नहीं हो सकता हमाद। ये शादी कभी नहीं होगी। वो नहीं मानेंगे। ये किया आसाम ने अपने हाथों से अपना और अपनी मोहब्बत का गला घूंट लिया। जहांगीर भी हमाद के साथ बैठ गया। नहीं, हम जाएंगे। 65 आसाम की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने जब इन्हें हॉस्पिटल में देखा था और मेरा दिल किया था इनके गले लग जाऊं, पर हमाद कहते कहते रुक गया। जहांगीर परेशान होकर इसे देखने लगा। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो आसाम टूट जाएगा, और अगर मामा पापा वहाँ जाएंगे तो? जहांगीर ने परेशान होकर कहा। मामा पापा वहाँ गए तो इनको वो लोग मारेंगे। नहीं बेटा, वो आप के पापा की तरह किसी की जान नहीं लेते। पता नहीं वो कहाँ से आ गया था। हमाद और जहांगीर ने परेशान होकर अपने बाप को देखा जो सारी बातें सुन चुका था। नहीं डैड, आपने किसी की जान नहीं ली। कब तक खुद को इस जुर्म की सजा देंगे जो आपने नहीं किया? जहांगीर आठकर इनके पास गया। हा सफ़र रंधावा आज अपने बेटे की मोहब्बत की रुकावट बन कर रह गया है, जिसे काश्मी भी तब मर। नहीं डैड, ऐसे मत कहीं प्लीज। वो कुछ और बोलता इससे पहले हमाद ने इन्हें टोक दिया। हम चलेंगे। तुम आसाम को कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहता। वो अपने बाप से नफरत करने लगे। वो बेड पर बैठ गए थे, शर्म से आंखें नहीं उठा पा रहे थे। जहांगीर और हमाद दोनों इसके अतराफ में बैठ गए थे। काश्मी ने इतने साल पहले वो गलती ना की होती, काश आखिरी गलती ही ना करता तो आज मेरे बेटे की मोहब्बत के रास्ते में
कोई रुकावट ना आती, सफ़र निढाल हो गया था। यकदम इसके दिल में दर्द होने लगा था। डैड संभालें खुद को, पुलिस जहांगीर ने इनको पकड़ लिया। हमाद बाहर भागा था। कुछ देर में वो इनकी मेडिसिन्स लेकर अंदर आया था। तुम लोग तैयारियां करो, मैं तुम्हारी मुंह से बात करता हूँ। सफ़र थोड़ी देर बाद आठ गया था। हमाद और जहांगीर खुद को देखकर रह गए। पता नहीं अब क्या होना था। पता नहीं वो लोग मानने भी थे या नहीं। वो दोनों सर थाम कर बैठ गए थे। किस्मत फिर से सफ़र को उसी चौखट पे ले जा रही थी जिस चौखट के अंदर बसने वाली एक औरत की इसने जिंदगी वीरान कर दी थी। इससे सब कुछ छीन लिया था। अब वो किस मीना से जाएगा अपने बेटे के लिए उसी घर की लड़की का रिश्ता मांगने। वो ये सोच सोच कर मर रहा था। इंदर स्कोर, सितारा 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 सितारा। बाईमा अच्छी सी चाय बनाओ बेटा, मालिक आए हैं, इसका खा लो। छोटे से सहन में आकर बोला था वो दो छोटे छोटे कमरों के सामने बने बरामदे में बैठी अपनी खाला का जोड़ा सिलाई कर रही थी। अच्छा खा लो। पनार बाहर से दूध पकड़ ला। बाईमा मीना से धागा काटते हुए आठ बैठी और छोटा से किचन में घुस गई। छोटा सा किचन जिसमें दम घट जाए बंदे का, पर बाईमा को आदत थी। वो चाय बनाकर बैठक का दरवाज़ा खटखटाने लगी। खालो चाय पकड़ ली, वो मध्यम आवाज़ में बोली। खालो ने दरवाज़ा खोला और चाय पकड़ने लगा। बाईमा की नज़र जब अंदर पड़ी, अंदर बैठे साकिब ने भी उसी पल बाहर देखा था। साकिब की आंखों में कुछ था या नहीं, पर बाईमा के हाथ कांप गए। वो जल्दी से वापस भाग आई। या खुदा, वो मुझे ना पहचाने, कभी ना पहचाने। वो चारपाई पर कपड़े सलने के लिए बैठ गई। आह, वो बेदयानी में हाथ मशीन की सोई के नीचे ले गई थी। सोई पूरी तरह इसकी शहादत की उंगली में फंस गई थी। वो सिर्फ एक आह ही करके रह गई। फिर बेदर्दी से उंगली में से सोई निकालने की कोशिश करने लगी। बहुत खून बहने लगा था, पर इसे परवाह कहाँ थी। जिंदगी ने इसे कितने दिख दर्द से दो चार किया था। आपी, खालो, आपी के हाथ मशीन में आ गया। हाथ से बहुत खून निकल रहा है। पनार गेंद के साथ खेल रही थी। इसके हाथ से गेंद गिर गई थी। वो भागकर बाईमा के पास आई। बाईमा ने चुप रहने को कहा, पर बच्ची घबरा गई थी। पनार रोने लग गई। खालो भागकर बाहर आए थे। इसकी खाला तो जवान बेटों की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और बीमार हो गई थी। अरे बाओ, अंधी हो गई हो क्या? अब ये कैसे निकालूं मैं? खालो इसकी उंगली को देखकर कांप गया था। अपने बच्चों का खून इस की आंखों के सामने आने लगा था। वो नीचे बैठ गया। खालो, फकर ना करें, अभी ठीक हो जाएगा, मामूली सी चोट है। बाईमा फिर से उंगली से सोई निकालने लगी। दर्द के मारा चेहरा पसीने से भीग गया था। साकिब बैठक में बैठा सारा शोर सुन रहा था। खालो आठ कर बैठक में चला गया और साकिब को बल्ला लाया। अंदर आने का दरवाज़ा इतना छोटा था कि साकिब को झुककर गुजरना पड़ा। बेटा, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, ये सोई निकालो, बहुत खून निकल गया है। आज अगर इसके भाई जिंदा होते तो आपको तकलीफ ना देते। मेहरबानी होगी बेटा, खालो ने इल्तिजा की। साकिब चारपाई के एक तरफ बैठकर इसके हाथ को देखने लगा और फिर चेहरे को। बाईमा के चेहरे पे दर्द था, आंखों में भी दर्द था, पर वो चुप करके बैठी थी। इसकी जगह कोई और होती तो अब तक बेहोश हो जाती। साकिब ने इसकी कलाई को पकड़कर आराम से सोई मशीन से अलग कर दी। डॉक्टर से निकलवा लेंगे, घर निकाली तो तकलीफ होगी। चलें पन्ना बेटा, आप ही की चादर ले आओ। बाईमा आठ कर साकिब के हमरा चल दी। पनार अभी भी खून देखकर रो रही थी। बाईमा ने अपनी चादर को हाथ से मीना पे भी कर रखा था। इतना सब्र किसमें होता है यार, मुझे ये लड़की इंसान तो नहीं लगती। साकिब ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सोचा। पास ही एक क्लिनिक था। कुछ देर में वो वहाँ थे। डॉक्टर ने सोई निकाल दिए थी और पिटी वगैरह भी कर दी थी। आप जा सकते हैं, हम खुद घर चली जाएंगी। चलो पनार, बाईमा हद दर्जे तक बेमरूती से बोली। साकिब को बुरा भी नहीं लगा और हैरानगी भी नहीं हुई, क्योंकि जितनी बार वो लोग टकराए थे बाईमा काट खाने को दौड़ती थी। साकिब सर झटक कर बाहर की तरफ बढ़ गया। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी वो सोच रहा था कि बाईमा को पहले कहीं देख चुका है, पर चेहरे के अलावा कुछ याद नहीं आ रहा था इसे। ये इसकी आदत थी, जब कोई चीज़ परेशान करती तो वो इसकी जड़ तक जाता था, वरना इसे ना सुकून मिलता था ना चैन। कराची वाली फैक्ट्री पूरी तरह जल के राख हो गई थी, लेकिन कुछ
ऐसे सबूत मिले थे जिससे जाहिर होता था कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। हेलो, पता चला कुछ आई न, ये प्रूफ काफ़ी नहीं है, पर आप लोग कोशिश तो करें। साकिब को अब गुस्सा आ गया था। पिछले कुछ दोनों से वो कराची था, इसने अच्छे से सब कुछ संभल लिया था और घर में कोई टेलीविजन नहीं करता था, ना ही किसी ने बात की थी। वो गाड़ी रोड पर लाकर गाड़ी को अराना लगा था, क्योंकि कल वो लोग लाहौर जाने वाले थे आसाम के लिए माशी को मांगने। अफियटस नोट फेयर यार, तुम स्वेजिलिनट चले गए, तुम्हें पता है। इससे पहले आसाम कुछ और बोलता, काल कट गई। शायद सिग्नल प्रॉब्लम होगा, आसाम ने सोचा और गाड़ी सटारट कर ली। वो हारिश के पास जा रहा था, इसे इसके फ्लैट से पैक करके यूनिवर्सिटी जाना था। फ्लैट के सामने वो गाड़ी रोककर चाबी घुमाता और गुनगुनाता अंदर की तरफ बढ़ गया। आसाम के चेहरे पे खुशी थी, आंखों में अजीब सा असर था। अरे वाह वाह, आज बड़े खुश लग रहे हो, समथिंग स्पेशल। हारिश अभी नाइट ट्राउजर और टी शर्ट में मलबूस था। हम भाई, अब बस मेरी सारी दुआएं कबूल होने वाली हैं। आसाम सोफे पर बैठकर बोला, ऐसी कौन सी दुआएं मांगते हो तुम जिसकी कबूलियत पे इतने खुश हो रहे हो? हारिश सामने बैठकर नाश्ता करने लगा। जिसको दुआओं में मांगा वो मिलने जा रही है मुझे माशी। आसाम ने मुस्कुरा कर माशी के नाम पर बात का इख्तिताम किया था। हारिश मीना में नवाला डालना भूल गया। किया वो आफत मानी कैसे यार? हारिश ने नवाला रखते हुए कहा। आसाम मुस्कुरा दिया, मतलब मामला लो शाओ का है। हारिश ने इसकी मुस्कुराहट से अखज़ कर लिया था। आसाम ने मुस्कुरा कर हमें सर हिला दिया। हारिश चुपचाप इसके पास आकर बैठ गया और एक झटके से इस पे केचप की बोतल अनडील दी। ये तुम्हारी सज़ा है, बड़े बगैरत निकले तुम तो, चोरी चोरी इश्क कर लिया, मुझे बताया नहीं, दूँ के मर जाओ दौसत कहते हो और अपना इतना बड़ा राज नहीं बताया। हारिश इसे टांगों में दबाकर मारने लगा हुआ था। चोरी चोरी कहाँ, सबको पता चल गया है, तुम्हारी पहुंच ही इतनी थी तो पता कैसे चलता? आसाम ने इसे ज़मीन पर गिरा दिया और केचप की बोतल उठाकर इसके चेहरे पर गिरानी शुरू कर दी। हाँ अलिफ, अब तुमने यूं ही कहना है, मैं सने लगता नहीं था तो ऐसी हरकत करेगा। हारिश इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने लगा था। आसाम की हंसी नहीं रोक रही थी हारिश का चेहरा देखकर, और हारिश भी अपनी हंसी को कंट्रोल करके इससे लड़ने में बिजी था। चलो अब उठो, बहुत हो गई लड़ाई, अब गले मिल लो। हारिश इसे धकेल कर खड़ा हो गया और इसे गले लगा लिया। मुबारक हो सामी बेबी, वैसा जब तुम बेबी का पापा बनोगे तब भी तुम बेबी ही रहो गे। हारिश ने इसको गुदगुदी करते हुए कहा था। आसाम हंसने लगा। माशी भी तुम्ही बेबी बोलेगी, या पता है क्या? बेबी के पापा। बेबी सुनते हो जी, एक पैम्पर लाना। हा 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 हा, हैप्पी पैम्पर लाइफ बेटा। हारिश ने आसाम की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा था। हा 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 हा, शर्म करो, मेरे बच्चों के सामने कुछ मत बोलना, वरना। आसाम ने इसकी टांग में टांगा आरा कर गिरा दिया। बस करो यार, अब कोई हड्डी तोड़कर दम लोगे क्या? हारिश हंसते हुए बोला था। आसाम ने इसका हाथ पकड़कर उठाया और दोनों सोफे पर गिर गए। और ये बता, अफनान और माशी एक छत के नीचे कैसे रहीं? गे, हा 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 हा, हारिश ने हंसकर कहा। इसे ये नहीं पता था कि अफनान और माशी के दरमियान किया हो चुका है। रह लेंगे, अब इनका रिश्ता बदल जाएगा, एक्सपर्ट कर लेंगे एक दूसरे को। आसाम आठकर बैठ गया। दोनों के कपड़े खराब हो चुके थे। हारिश और आसाम मेडिकल के नहीं बल्कि किसी छोटी क्लास के स्टूडेंट्स लग रहे थे। आज तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी फिर से नहीं जा रहा, जब से माशी गई है 2-3 बार यूं ही गया हूँ। आसाम टेबल से टिश्यू उठा कर मीना साफ करते हुए बोला। मैं भी नहीं गया और कोमल लोग भी सियालकोट गए हुए हैं। ठोको ताली। हा 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 हा, हारिश ने कहका लगाकर कहा। वैसे यार मुझे तुम्हारी किस्मत पे रशक हो रहा है मरूश। मुल्क जो अच्छे अच्छे लड़कों यानी कि मैं, मुझे घास तक नहीं डालती और तुम मैसने किताबी कीड़ा से उड़ा ले गया। हारिश को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई मरूश और आसाम एक दूसरे के साथ जोड़ने जा रहे हैं। दफा हो, आसाम इसे खुद को घोरता पा के दिखा देकर वाशरूम चला गया। हारिश का कहका बेइख्तियार निकला था। आसाम बेहद खुश था, क्योंकि इसे इसकी मरूश मिलने जा रही थी। इंदर स्कोर, सितारा सितारा सितारा। मिस्टर रंधावा, हमें वहीं जाना चाहिए क्या? वो लोग सारा सामान गाड़ी में रख चुके थे जब मिसेस रंधावा ने फ़िक्रमंदी
से कहा। मिस्टर रंधावा अपनी शाल को ठीक करते रुककर इसे देखने लगे थे। चलें डैड, वो कुछ बोलता साकिब आ गया था। साकिब अपना कॉर्टेक हाथ पे डालकर इनके पास आकर रुका। क्या हुआ, आप लोग परेशान क्यों हैं? साकिब चश्मे के पीछे से देखकर बोला। नहीं बेटा, ये सोच रहे हैं कि इस नवाब को लेकर जाएं या नहीं। वो सर उठाकर अपर खड़े आसाम को देखकर बोले तो साकिब मुस्कुरा दिया। इसे यहीं ही रहने देता है, साकिब ने अपर देखकर मुस्कुराकर कहा। और वो लोग गाड़ी में बैठ गए। आसाम के चेहरे पे मुस्कुराहट सजी हुई थी। जहांगीर की वाइफ रक्षंदा, अफनान और आसाम के अलावा सब जा रहे थे। हमाद और जहांगीर अपने बाप के लिए जा रहे थे, इन्हें नहीं पता था वहाँ क्या होने वाला है। मिसेस रंधावा ने बहुत शोर शराबा मचाया था, पर मिस्टर रंधावा ने साफ साफ की दिया था कि जहां आसाम चाहता है वहीं ही इसकी शादी होगी। रास्ते में साकिब सोबिया के अलावा कोई नहीं बोला था। लाहौर तक वो सब ऐसे खामोश रहे थे जैसे सनपसूंघ गया हो सब को। रास्ते में साकिब ने एक होटल के सामने गाड़ी रोक दी थी। खाना खाने के लिए वो लोग वहां दाखिल हुए। खाना खाने के बाद वो लोग फिर से अपने रास्ते पे रवाना हो गए थे। सितारा 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 सितारा। माशी कैसे आराम से बैठी हो, आठ कर कपड़े चीनज कर लो। फहद कि रहा था तुम्हारे ससुराल वाले पहुंचने वाले हैं। लड़की कुछ अपना हौलिया ठीक कर लो। माशी बेड पर बैठी फोन पे उंगलियां टाइपिंग के लिए चला रही थी जब इशरत इसके पास आई। डैड और मोम कब तक आएंगे? माशी बेड से आठ बैठी थी। वो लोग आ रहे हैं मेरे फहद ने सबको पता नहीं कैसे मीना लिया। इशरत आईने के सामने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली। ऑस्ट्रेलियन बल्ला यूं ही तो नहीं कहती मी, चालाक बहुत है तुम्हारा। ऑस्ट्रेलियन बल्ला, माशी ने बल्ले पे जोर देकर कहा और कपड़े उठाकर वॉशरूम चली गई। इसका बाजू अभी ठीक नहीं हुआ था, ना ही सर की पिटी खोली थी, छोटे मोटे जख्म भर गए थे। माशी आप ही कितनी प्यारी लग रही हैं, अगर हमारा बहनोई साथ आ रहा हुआ तो मर जाएगा। नम्रा बाहर से आते ही चनखी थी। अरे नमी, अभी तैयार तो कर लेने दे, अभी तो बाहर जा। शाबाश। इशरत ने इसे बाहर निकल दिया और माशी को ड्रेसिंग के सामने बिठाकर तैयार करने लगी। आसाम आ रहा है क्या? इशरत इसके एक कान में झुमका डालते हुए बोली। नहीं। माशी अपने बालों में बोरिश चलाने लगी थी। आंखों में अदासी कैसी है ये? इशरत इसको शहानों से पकड़ कर बोली। पापा मान जाएंगे ना, या पहले की तरह फिर से एक नहीं दो जिंदगियां बर्बाद होंगी। इशू माशी इसकी तरफ घूम गई थी। हम माशी फकर ना करो, वो मान जाएंगे। इशरत इसको फिर से घुमाकर तैयार करने लगी थी। इशू मेरे दिल की धड़कन सुन रही हो? माशी ने आईने में इशरत को देखकर कहा। इसके बलशून लगाते हाथ रुक गए थे। ये आसाम की मौजूदगी की वजह से है, वो मेरे दिल में धड़कता है। अगर वो और मैं एक ना हुए तो मुझे नहीं लगता कि ये दिल धड़केगा। माशी पर इत्मीनान अंदाज में बोली और ड्रेसिंग से चूड़ियां उठाकर हाथों में डालने लगी। ये धमकी दे रही हो क्या? तुम पागल हो? इशरत का दिल कांप गया था। अफफ नहीं यार, तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। माशी खुद पे एक नज़र डालकर बोली। नहीं माशी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब फिल्मों में होता है, ड्रामों और नावलों में होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। इशरत ने इसके दोनों पैरों में पायल्स पहना दी थी। हा 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 हा, फिर तुम मोहब्बत को समझी नहीं हो, मोहब्बत की ताकत को नहीं जानती। माशी ने इसका मजाक उड़ाया था। क्या कर रही हो तुम दोनों? वो लोग पहुंचने वाले हैं। फहद अंदर दाखिल हुआ था। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मासी जी। फहद हंसी दबा कर बोला था। कितनी बार की चुकी हूँ मासी, मत बोला करो मैं माशी हूँ। माशी कुर्सी से उठकर इसके सामने आ खड़ी हुई। लड़ने वाले अंदाज में वो फहद से बोली थी। देखो मास सटरूम में तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम मुझसे लड़ रही हो। फहद ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। तो अब क्या तुम पे फूल बरसाऊं? मैंने भी तो इशू और तुम्हारी शादी करवाई, मैंने कभी जताया तुम्हें? माशी अपने सर पर दुपट्टा टका कर बोली। इतने में दरवाजे पर बेल हुई थी। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, बच्चे भी पिछले लान में हैं और मोम भी अभी तैयार हो रही हैं। चलो इशरत। फहद और इशरत बाहर निकल गए। फहद ने अपने ब्राउन बालों को एक तरफ पफ की शक्ल में
गिराया हुआ था, शलवार कमीज कैपर वासकट पहना हुआ शहजादा लग रहा था। इशरत भी शहजादियों से कम नहीं लग रही थी। वो साड़ी जेबतन किए हुए थी, फूटी छोटी ज्वेलरी इसने पहन रखी थी। आखिर मुल्कों की बहू बैठी थी, माशी मुड़ कर बेड पे बैठ गई थी। इसका दिल धड़क रहा था। फहद और इशरत मुस्कुराते हुए दरवाज़ा की तरफ बढ़ गए। अस्सलाम अलैकुम। फहद ने दरवाज़ा खोलकर सलाम कहा। बाहर खड़े इंसानों में जान नहीं लग रही थी। सोबिया और साकिब के अलावा सबके चेहरे पर बहुत सारा रंगा कर जा रहे थे। मिस्टर रंधावा नजरें झपक नहीं सका था। यही हाल था हमाद और जहांगीर का। अंदर आए प्लीज। फहद ने हाथ का इशारा अंदर की तरफ किया तो इन सब मुजस्मों में जान आई थी। वो लोग अंदर की तरफ बढ़े। डैड, ये ही मुल्क फहद सिकंदर, मेरे बेसट फरीनड और आपकी होने वाली बहू के भाई, और ये इनकी वाइफ इशरत। साकिब ने अंदर बैठते ही इनका तारुफ करवाया था। मुल्क फहद सिकंदर। मिस्टर रंधावा के दिल ने साकिब की बात धराई थी। और फहद, ये मेरी फैमिली है। साकिब ने सबका मुख्तसर तारुफ करवाया था। सफ़र अनकल को कौन नहीं जानता, हम सब नौजवानों के आदिल हैं। अपनी जवानी में ही इतने मशहूर बिजनेसमैन बन गए थे। फहद सोफे पे बैठकर बोला था। इशरत इतने में लवाजमात से सजी तराली घसीटती आई थी। साकिब, फहद और सोबिया बातें करने लग गए थे। मिस्टर रंधावा और मिसेस रंधावा की नज़रें फहद पे ही जमी हुई थी। हमाद और जहांगीर भी इसको ही देख रहे थे। बाकी घर वाले कहाँ हैं और हमारी माशी को तो सामने लाओ। सोबिया ने कहा था। मामू ममानी कराची गए हुए थे, बस पहुंचने वाले हैं और मामा आती हैं। और अभाभी, आप माशी को जानती हैं? फहद ने आखिरी फ़िक्रा हैरानगी से पूछा। जी, हमारे घर आई थी जब साकिब की वापसी पे डैड ने पार्टी रखी थी, तब इसने ही माशी को अनुइट किया था। सोबिया ने सरगोशी की थी। सब हंसने लग गए थे। भाभी, आप मेरे साथ चलें, अपनी माशी को देख ली। इशरत सोबिया को साथ लेकर एक तरफ चली गई। वो दोनों पहले फूफू के कमरे में गई। इनको मेहमानों के आने की खबर देकर वो माशी के पास चली गई। फूफू आठकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। आज सुबह से इनका दिल बेचैन था, पर वो नहीं समझ रही थी क्या वजह है। लो, मामा भी आ गई। फहद मुस्कुरा के उठा और इनके पास जाकर इन को थाम कर ले आया। मिस्टर रंधावा सख्ते में बैठा था। मिसेस रंधावा का भी यही हाल था। हमाद और जहांगीर आठकर खड़े होकर इन्हें देखने लगे थे। 30 साल से जिनको नहीं देखा था वो इनके सामने खड़ी थी। साकिब आठकर इनके पास आया। वो नॉर्मल था, पर और कोई भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो भी सख्ते में खड़ी थी। किस्मत ने कहलाकर खड़ा किया था। चे छोटी। इससे पहले हमाद कुछ बोलता, जहांगीर ने इसका हाथ दबोच दिया। मामा में जरा इशरत को किदम माशी को ले आए। फहद मुस्कुरा कर चला गया। इसने किसी के चेहरे को नोट नहीं किया था। अगर कर लेता तो शायद वो हिलना भूल जाता। साकिब, सामान तो गाड़ी से निकाल लाओ। हमाद इसे किसी तरह वहाँ से भेजना चाहता था। साकिब सर हिलाकर बाहर चला गया। हमाद भागकर इनके सीने से लग गया। छोटी मामा। हमाद अपने आंसू पे काबू नहीं डाल सका था। अब तो मुझसे बड़े हो गए हो, फिर भी रोते हो। बेड बुवाए। वो हमाद की पीठ पे थपकी देकर बोली। इसने जहांगीर की तरफ देखा। वो अपनी जगह से नहीं हिला था। फिर इसने सफ़र और सदिया पे नज़र डाली। वो एक साथ बैठे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। कैसी हो सदिया? वो नॉर्मल अंदाज में बोली थी। सफ़र ने नज़र उठाकर इसे देखा था। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? शीन शुगुफ्ता। सदिया के लफ्ज़ टूट कर अदा हो रहे थे। तुम्हारे सामने ही हूँ। शुगुफ्ता मुस्कुराई थी। ये वही मुस्कुराहट थी जो इसके चेहरे पे हमेशा रहती थी, चाहे अंदर हजारों दिख क्यों ना होते। आप मुझसे नाराज़ हैं किया जहांगीर बेटा? शुगुफ्ता ने इसे हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इनके पास आ गया। इनके चेहरे को देखने लगा। इनका चेहरा अभी भी वैसा ही था, सूरज की तरह चमकता। बस तब्दीली आई थी तो बालों में बाल अंदर अंदर से सफ़ेद हो गए थे। छोटी मामा, आप क्यों आई थी? मैंने आपकी मन्नतें की थी। आपने इस रात मुझसे वादा किया था, आप मुझसे हमाद से मिला करेंगी, पर आप फिर कभी नहीं आई। क्यों छोटी माँ? पापा के बगैर आपका हमसे कोई रिश्ता नहीं था। मैं और हमाद रोज़ आपका वेट करते थे। रोज़। जहांगीर की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जल्दी से आंसू साफ करके बोला। रोज़ स्कूल के बाहर आपको ढूंढते थे। रोज़ आपकी आवाज़ को याद
करते रोज आपकी लोरी को याद करते। ये हमाद का राती सोता नहीं था। क्यों छोटी मामा आप क्यों गई? क्यों गई जहांगीर? इनको अपनी बाहों में लेकर रोने लगा था। शगुफ्ता की आंखें नम हुई थी। वो कुछ ना बोल सकी। ये सवाल कभी किसी से नहीं किए क्योंकि तब हमारी कोई सुनता नहीं था। आप तो सुनती थी ना, तो फिर बस करो बेटा, चुप कर जाओ। अपने भाई का रिश्ता जोड़ने आए हो ना, तो पुराने रिश्तों की करूहट मत खुलने देना इस रिश्ते में। कुछ मत बोलो। शगुफ्ता ने इसे चुप करूया और सोफे पे बैठा दिया। ये फहद मेरा भाई है ना, हमाद भगया लहजे में बोला था। शगुफ्ता ने हमी सर हिला दिया और सोफे पे बैठ गई। सफ़र ने आंखें बंद करके बहुत सारा दर्द को अपने अंदर उतार लिया था। ये ले आपकी बहू हाजिर है मामा। सोबिया और इशरत माशी को थाम कर ले आई थी। माशी ने सफ़र और सदिया के सामने सर झुकाया तो इन्होंने इसके सर पे हाथ रख दिया। साकिब भाई कहाँ हैं? फहद ने इसकी गैर मौजूदगी को पाकर पूछा था। बाहर गया था, देखो तो ज़रा। हमाद ने बाहर की तरफ इशारा किया। सब नॉर्मल हो चुके थे। चाचा चाची आ गए, इशरत मुस्कुरा कर बोली। फहद इनसे मिलकर बाहर की तरफ चला गया। शायद कुदरत भी ये नहीं चाहती थी इनके सामने कुछ पुराना राज खोलें। सफ़र आठ कर मिलने लगा था जब असगर की इस पे नज़र पड़ी तो इस का एक रंग जा रहा था, एक आ रहा था। इसने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। ये रिश्ता नहीं हो सकता, तुम लोग जा सकते हो, असगर सख्ती से बोला। इसकी बात सुनकर माशी करनट खाकर अठी थी। पीछे से आ रहे साकिब और फहद के कदम भी रुक गए थे। बट वाए मामू, फहद भाग कर आया। आप लोग जा सकते हो, असगर ने सफ़र पे नज़र डाले बगैर कहा। मामू बात किया है, लड़का तो आपको पसंद था ना? फिर फहद ने फिर से पूछा। फहद तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो लड़का रंधावा ख़ानदान का है। ऐसे गंदे और घटिया लोगों को मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं दूंगा। वो गुस्से से चनखे थे, सब चुपचाप खड़े थे। बट अनकल बात किया है, कोई मास अंडरस्टैंडिंग हो गई है क्या? देखें, माशी और आसाम एक दूसरे को चाहते हैं और हमारे भाई में कोई घटिया बात नहीं है। साकिब भी सामने आया था। वो जानता था माशी और आसाम की मोहब्बत को। इसने माशी पे नज़र डाली तो वो अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। इसकी आंखों में डर था, बेबसी थी। चुप रहो तुम दोनों। और आप मिस्टर रंधावा साहिब, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अभी कुछ बाकी रहता था जो मीना उठाकर चले आए। चले जाओ यहाँ से, ये मैं लासट बारका रहा हूँ। इशरत, माशी को अंदर लेके जाओ। असगर गुस्से में आ गया था। इशरत, ये सब? माशी ने इसका हाथ थामकर कहा तो इसने इसे दिलासा दिया और अंदर की तरफ ले गई। असगर मेरी बात सुनो, सवाल हमारे बच्चों की खुशियों का। इससे पहले वो कुछ और बोलता, असगर ने इसकी बात काट दी। हमारे नहीं, सिर्फ तुम्हारे बेटे की खुशी। इसने मेरी बेटी को अपनी बातों में फंसा लिया होगा। गंदे बाप का गंदा खून। असगर इसके पास जाकर खड़ा हो गया था। सबके चेहरे पे का रंग आकर चले गए। बस करो अनकल, अब एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा मैं। आप कुछ भी बोल दीजिए और हम बर्दाश्त करते रहेंगे। नो वे, हम यहाँ रिश्ता जोड़ने आए थे, दुश्मनी करने नहीं। और आसाम और माशी एक दूसरे को चाहते हैं, तो इसमें गलत किया है अनकल? आप क्यों मेरे डैड को इतनी बातें सुना रहे हैं? साकिब बोल पड़ा था। इससे पहले असगर कुछ बोलता, शगुफ्ता ने अपने भाई को रोक लिया। सब चुपचाप खड़े थे। बस अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। कि दीजिए आसाम को। वो पल पल तड़पे, अब वो कभी नहीं हंसेगा। अल्लाह हाफिज, लेट्स गो डैड। साकिब की कर ड्राइंग रूम से निकल गया। इसके पीछे पीछे सब निकल गए थे। असगर अपने कमरे की तरफ भाग गया। फहद माशी के कमरे की तरफ बढ़ गया। किया हुआ फहद, पापा मान गए हम ना? मुझे पता था मेरे पापा मान जाएंगे। इनको अपनी बेटी की परवाह है। माशी की खुशी बहुत फीकी थी, क्योंकि वो भी जानती थी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। असगर एक बार जो फैसला कर लेता, दुनिया इधर की इधर हो जाती। पर वो नहीं होता था। नहीं माशी, मामू नहीं माने। फहद ने इसकी आंखों में झांक कर कहा। माशी की आंखों में से आंसू आ गिरे थे। वो जल्दी से आसाम को कॉल करने लगी। क्या कर रही हो माशी? फहद ने इससे फ़ोन लेना चाहा पर इसने हाथ से रोक दिया। माशी का सारा वजूद कांप रहा था। हेलो, किया हुआ डैड, लोग पहुंचे क्या? आसाम, मुझे वो 3 लफ्ज़ सुनने हैं। वो जिनसे इंसान मर बे भी जाता है और जी भी जाता है। प्लीज़ टेल मी। माशी रो
नहीं रही थी ना डरी हुई थी। इशरत ने फहद का हाथ थाम लिया था। वो डर गई थी। फहद ने हैरानगी से माशी को देखा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। पहली बार आसाम ने वो लफ्ज़ सादगी से कहे थे, क्योंकि कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, पर अब माशी इसके मिना से सुनना चाहती थी। पता है आसाम, मैं चाहती थी तुम मेरे हाथ को अपने हाथ में ले कर ये लफ्ज़ कहो। माशी बेबसी से हंसी थी। चाहती थी, और अब? आसाम ने हैरानगी से सवाल किया। अब भी चाहती हूँ, अगर किस्मत में हुआ तो। अच्छा, अब मैं जाऊँ? माशी ने अपना सर थाम लिया था, इसके पाँव लड़खड़ा गए थे। इशरत और फहद इसकी तरफ बढ़े थे, पर इसने हाथ से रोक दिया। जाओ मेरी, आसाम ने मुस्कुरा कर कहा और काल काट दी। माशी ने मुस्कुरा कर इशरत को देखा और लड़खड़ाती इसके सामने आ गई। माशी, तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? फहद इसे शहानों से पकड़ कर बोला। नून नहीं फहद, मैं इसके साथ थी। ऐसा कुछ नहीं। इशरत के लफ्ज़ मिना में ही थे कि माशी धड़ाम से गिर गई। माशी माशी, आँखें खोलो। इशरत ने मिना थपथपाया, पर वो नहीं थी। फहद इसे उठाकर बाहर की तरफ भागा।